पढ़ना है कि फ्लोरोक्विनोलोन्स का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या है। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमने फ्लोरोक्विनोलोन जो बनाया था दैट वाज सिप्रोफ्लोक्सासिन, द फर्स्ट वन, प्रोटोटाइप जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो फिर फ्लोरोक्विनोलोन्स के स्ट्रक्चर्स में क्या करते हैं कि अलग अलग स्ट्रक्चरल चेंजेस करके देखते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चरल चेंज किया, फिर उसकी एक्टिविटी चेक की, फिर पता चलता है कि एक्टिविटी बढ़ी है या कम हुई है या कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप डेवलप होते होते जाता है। मतलब हाउ टू डू द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। इसमें क्या करते हैं कि बेसिकली लैब में सिंथेसिस करना पड़ता है। वो जैसे आपने अगर बोला कि यहाँ पे जैसे अभी ये आपका फ्लोरोक्विनोलोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें इतने सारे जगह है जहाँ पे आप कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो। तो सब्स्टिट्यूशन लगाना मतलब क्या, ये तो हम ऑन पेपर तो लगा लेंगे, लेकिन एक्चुअली उसको बनाना पड़ेगा ना जो आप सोच रहे हो, ठीक है। तो सिंथेसाइज करते हैं, फिर उसकी एक्टिविटी चेक करेंगे कि उसकी है क्या एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, फिर सिप्रोफ्लोक्सासिन के कंपैरिजन में एक्टिविटी बढ़ी है या कम हो गई है या फिर उतनी ही एक्टिविटी है। ऐसे फिर एक एक करके पता चलते जाता है कि क्या कौन सी जगह पे क्या स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करने के बाद में एक्टिविटी एनहांस हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। तो उसके ऊपर से बनता है आपका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, राइट। तो यही हमें अभी पढ़ना है कि फ्लोरोक्विनोलोन्स का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या है। भी काफी सारे फ्लोरोक्विनोलोन्स आ गए हैं मार्केट में, आपने क्लासिफिकेशन में देखा एक काफी बड़ा लिस्ट है फ्लोरोक्विनोलोन्स का, ठीक है। तो ये सारे जो इतने सारे फ्लोरोक्विनोलोन्स बनाए उसके ऊपर से अभी अच्छे से पता चल गया है कि इस स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ पे क्या क्या मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लोरोक्विनोलोन का बेसिक स्ट्रक्चर है ये ड्रॉ कीजिए आपके नोटबुक में। वी विल कॉल इट एज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फ्लोरोक्विनोलोन्स। अभी हमने यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इसमें सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, वी स्टार्ट विद द नाइट्रोजन, so we will start from here. ठीक है, ये हो गया, हमने अभी नंबरिंग भी कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, वन बाय वन एक एक पोजीशन के बारे में डिस्कस करना है कि एक एक जगह पे सब्स्टिट्यूशन करने का इफेक्ट क्या होता है। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर आपको एक्टिविटी चाहिए, मतलब इफ यू वांट एक्टिव फ्लोरोक्विनोलोन, तो उसके लिए इसेंशियल क्या है, मतलब ऐसी कौन सी चीजें जो एब्सोल्युटली उसमें होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इसका ये जो बेसिक स्ट्रक्चरल स्केलेटन होता है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये बाकी के सब्स्टिट्यूशंस तो जिसको हम क्या बोलेंगे, जो ब्लू कलर में दिखाए हैं आर ग्रुप्स, ठीक है, दे आर नॉट एग्जैक्टली कंपल्सरी। ये जो बेसिक इसका स्केलेटन है, 3 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड, 4 पोजीशन पे ऑक्सो वाला ग्रुप, ये इसेंशियल वाला पार्ट, तो इतना वाला जो मॉइटी है ये उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मॉइटी है इसको हम क्या करेंगे, इसका केमिकल नेम हम डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि फर्स्ट राइट इट डाउन देन यू विल अंडरस्टैंड द नेम। यस, सो we will call it as 1,4 dihydro 4 पोजीशन पे क्या है, ऑक्सो वाला ग्रुप, 4 ऑक्सो 3 पायरिडीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी जो नाम लिखा है यहाँ पे, इतना जो पार्ट है ये एक्टिविटी के लिए इसेंशियल है, ठीक है। इतना मतलब कौन सा वाला पार्ट उसको हम हाईलाइट करेंगे, ठीक है। तो मुझे बताइए, 1,4 डाइहाइड्रो, नंबरिंग अभी आपके सामने है, 4 ऑक्सो 3 पायरिडीन कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इस स्ट्रक्चर में से कौन सा वाला पार्ट, फर्स्ट रिंग यानी कि पायरिडीन रिंग वाला पार्ट, मतलब उनका क्या बोलना है कि इतना जो पार्ट है ये वाली रिंग का, दिस मच पार्ट इज इसेंशियल, एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर एक्टिविटी, मतलब इसको हम धक्का नहीं लगाने वाले, ये एज इट इज
हर फ्लोरोक्विनोलोन में वैसा का वैसा रहने वाला है, राइट। अभी इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सी, दे हैव डिस्क्राइब्ड इट एज कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ऑलवेज रिमेंबर जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड टेक्स प्रेसिडेंस, ठीक है, उसको सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, तो इसीलिए इसको हम डिस्क्राइब करेंगे एज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बाद में 4 पोजीशन पे ऑक्सो है, ठीक है। यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पाइरिडिन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड और 3 पाइरिडिन कार्बोक्सिलिक एसिड, वो थोड़ा बहुत आप उसमें वेरिएशंस कर सकते हो। 1,4 डाईहाइड्रो क्यों लिखा है ये आपको समझा क्या? जब भी डाईहाइड्रो, टेट्राहाइड्रो ये वाला पार्ट अगर नाम में कहीं पे भी आता है तो समझना है कि इट इंडिकेट्स एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स, ओके। क्योंकि डाईहाइड्रो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि उसमें 2 हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, ओके। 2 हाइड्रोजन तब ऐड होते हैं जब एक डबल बॉन्ड इसमें से कम हो जाता है, बेसिकली सैचुरेट हो जाता है, ओके। तो अभी देखिए ये जो रिंग है, इस रिंग में आपने यहाँ पे ऑक्सो लगाया था, उसकी वजह से इस रिंग में नॉर्मली देखो कोई भी बेंजीन रिंग अगर आप लेते हो 6 मेंबर्ड रिंग, तो उसमें 3 डबल बॉन्ड्स फिट होते हैं, लेकिन इसमें 2 ही है, क्योंकि इसमें ये ऑक्सो जो आया उसकी वजह से एक डबल बॉन्ड कम हो गया, ठीक है। कहाँ पे कम हुआ है मतलब कौन सी जगह पे कम हुआ है वो बता रहे हैं कि यार देखो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, एक नाइट्रोजन और ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, ये बताने के लिए वो 1,4 डाईहाइड्रो ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो वर्डिंग है ये आपको समझ में आएगा बाद में, जैसे जैसे यू विल कम अक्रॉस, गॉट इट। ऐसा कहीं पे भी डाईहाइड्रो, टेट्राहाइड्रो अगर दिखा तो उससे समझ जाना है इट इंडिकेट सैचुरेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड। डाईहाइड्रो मतलब एक डबल बॉन्ड सैचुरेट हो गया, टेट्राहाइड्रो मतलब 2 डबल बॉन्ड सैचुरेट हो गए, ऐसा उसका कैलकुलेशन होता है, गॉट इट। तो इतना स्ट्रक्चरल फीचर हमारे लिए इसेंशियल है। उसके बाद में और कौन सी चीज इसेंशियल है वो लिखते हैं। द पाइरिडिन रिंग मस्ट बी एन्यूलेटेड विथ एन एरोमेटिक रिंग। द पाइरिडिन रिंग मस्ट बी एन्यूलेटेड विथ एरोमेटिक रिंग। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये है कि पाइरिडिन रिंग मस्ट बी एन्यूलेटेड मतलब कनेक्टेड या फिर फ्यूज्ड, ठीक है, विथ एन एरोमेटिक रिंग। अब देखो ये पाइरिडिन रिंग जो है इसके साथ में इट इज फ्यूज्ड विथ एन एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग बाजू में यहाँ पे इसके साथ में फ्यूज्ड है, तो उनका बोलना है कि ये भी एक्टिविटी के लिए एसेंशियल है। अगर नहीं होता था तो सिंपली एक सिंगल रिंग वाले ही फ्लोरोक्विनोलोन्स हम बना सकते थे, राइट। सॉरी, सिंगल रिंग वाले ही मॉलिक्यूल्स हम बना लेते थे, ओके। लेकिन ये भी उसके साथ में उनको चाहिए, ओके। अब और एक चीज इसेंशियल होती है वो भी लिख लेते हैं। ओके फाइन, दैट्स इट। तो अभी हमने ये देख लिया कि कौन सी चीजें इसेंशियल है। अभी एक एक करके फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करते हैं अप टू 8 पोजीशन, राइट। फर्स्ट वाला जो पोजीशन है अभी यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर में ऑलरेडी दिखाया है, इसके ऊपर एक अल्कील वाले ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन दिखाई दे रहा है, ओके। तो मतलब फर्स्ट पोजीशन पे हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। नॉर्मली हम फर्स्ट पोजीशन पे कोई ना कोई अल्कील वाला सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, ठीक है। अल्कील मतलब क्या होता है, जैसे मिथील, इथील। अल्कील में अल्कील ग्रुप कैन बी साइक्लिक और इट कैन बी असाइक्लिक ऑल्सो, जैसे कि साइक्लो अल्कील ग्रुप्स भी आप वहां पे लगा सकते हो, जो कि आएगा आगे जाके, ठीक है। तो अल्किल ग्रुप्स के एग्जांपल्स में हम क्या क्या लगा सकते हैं, दैट वी विल नोट इट डाउन। वी कैन अटैच अ मिथिल ग्रुप ऑन द नाइट्रोजन, फिर उसके बाद में वी कैन अटैच इथिल ग्रुप देयर। देखो हमने इसके पहले एक स्ट्रक्चर देखा हुआ है, तो यहाँ पे नहीं होगा अभी। नैलिडिक्सिक एसिड, इफ यू रिमेम्बर द स्ट्रक्चर ऑफ नैलिडिक्सिक एसिड, उसमें देखो वहां पे इथिल वाले ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। या फिर हम साइक्लोप्रोपिल वाले ग्रुप का भी सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। साइक्लोप्रोपिल मतलब
कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3-membered रिंग सिंपली, उसका भी आप सब्सटीट्यूशन लगा सकते हो। तो ये जो अल्किल सब्सटीट्यूशन है ये लगाना भी एक्टिविटी के लिए इसेंशियल है, मतलब इस नाइट्रोजन के ऊपर कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूशन हमें लगाना पड़ेगा, राइट। अब इसके बाद में नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पोजीशन। यस, एक और चीज, अल्किल ग्रुप्स में, अभी अल्किल ग्रुप्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब हम नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ाते जा सकते हैं ना। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा वाला अल्किल ग्रुप लगाने के बाद में अच्छी एक्टिविटी मिल रही है। तो आप देखिए, ये 1 कार्बन वाला है, ये 2 कार्बन वाला है और ये 3 कार्बन वाला है, इतने ही एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं। इसका मतलब क्या है, तो बेसिकली जो लोअर वाले अल्किल ग्रुप्स, मतलब छोटे छोटे वाले अल्किल ग्रुप्स अगर आपने लगाए तो आपको ज्यादा एक्टिविटी मिल रही है। ओके, बड़े बड़े अल्किल ग्रुप्स इसीलिए लगाने की जरूरत नहीं है। सो द लोअर अल्किल ग्रुप्स हैव ग्रेटर एक्टिविटी। राइट, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट पोजिशन। अब हम जाएंगे सेकेंड पोजिशन के ऊपर, ठीक है। सेकेंड पोजिशन के ऊपर कोई भी सब्सटीट्यूशन हम नहीं लगाते, क्योंकि सेकेंड पोजिशन को अगर सब्सटीट्यूट किया तो उससे एक्टिविटी पूरी की पूरी चली जाती है, ठीक है। सो there will be no substitution on the second position. Substitution at 2 position abolishes activity. फाइन, नाउ थर्ड पोजीशन पे, ये तो हमने इसेंशियल में ऑलरेडी मेंशन किया है कि ये थर्ड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप चाहिए, ये हम किसी में भी चेंज नहीं करते, राइट। देन फोर पोजीशन का भी हमें पता है कि फोर पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप होता ही है, उसको भी हम चेंज नहीं करते हैं। तो अभी इसके बाद में नेक्स्ट हम आगे वाले रिंग पे शिफ्ट होंगे। अब मुझे बताइए, आगे वाले रिंग पे आपको कितने पोजीशंस दिख रहे हैं जहां पे सब्स्टिट्यूशंस पॉसिबल है? 5, 6, 7, 8 चारों भी जगह पे लगाए हैं ना हमने, ठीक है। तो बेसिकली अभी ये वाली जो रिंग है, जैसे 2 पोजीशन पे लगा नहीं सकते, ऐसा यहाँ पे 5, 6, 7, 8 इसमें से किसी के साथ में है क्या, वो भी स्टडी किया है, ठीक है। तो 5, 6, 7, 8 ऑल दिस 4 पोजीशंस कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। ओके, सो वी विल मेंशन दैट पॉइंट आल्सो। 5, 6, 7, 8 ये सारे के सारे पोजीशन से can be substituted. डन, ओके। अब इसमें से हम एक एक पे देखते चलेंगे कि हम क्या क्या वहां पे अटैच करते हैं। फिफ्थ पोजीशन के ऊपर आप जनरली कोई भी अल्किल ग्रुप वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से ये हमारे लिए सिक्स वाले पोजीशन। सिक्स वाले पोजीशन पे हम क्या लगाते हैं, ये वाला सब्सटीट्यूशन भी फिक्स है। सिक्स पे फ्लोरीन वाला जो ग्रुप है वो काफी सिग्निफिकेंटली एक्टिविटी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ही ये कैटेगरी बना है, क्विनोलोन से फ्लोरोक्विनोलोन। ओके, तो सिक्स वाले पोजीशन का सिग्निफिकेंस क्या है? सिक्स पोजीशन पे फ्लोरीन वाला जो सब्स्टिट्यूशन है, इट सिग्निफिकेंटली एनहांसेस एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी।
ओके। फिर इसके बाद में कमिंग टू द 7 वाला पोजीशन, 7 पोजीशन के ऊपर भी एक जैसे हमने 6 पे फ्लूरो लगाया है वैसे 7 पोजीशन के भी ऊपर एक स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद में एक्टिविटी बढ़ती है, दैट इज पिपराजीन रिंग का सब्स्टिट्यूशन। अब बताइए पिपराजीन रिंग मतलब, यस यस, ड्रॉ इट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पिपराजीन रिंग। So piperazine मतलब it is saturated or unsaturated? It is completely saturated. It will be like, अगर मैं horizontal, sorry, I will just draw it horizontally here. ये वाली जो रिंग है दैट इज द पिपराजीन रिंग। तो ये वाली जो रिंग है ये हम 7 पोजीशन पे लगाते हैं। ड्रॉ इसलिए नहीं की है क्योंकि इसके ऊपर भी आप अलग अलग जगह पे सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे फ्लोरोफिक्स है, वैसे जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम सिर्फ पिपराजीन रिंग की हो 7 पोजीशन पे, इट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विथ डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये पिपराजीन रिंग जो है इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, इट इज ऑल्सो enhancing the activity. ओके okay. अब इसके बाद में फाइनली हम पहुंच गए हैं 8th वाले पोजीशन पे। ये 8th वाला जो पोजीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 जैसे 6th पोजीशन पे हमने हेलोजन लगाया, ठीक है, वैसे ही 8 वाले पोजीशन पे भी हेलोजन लगाया जा सकता है, ठीक है। तो 8 वाले पोजीशन पे हेलोजन लगाने के बाद में ये ऑब्जर्व हुआ कि जो जो मॉलिक्यूल्स में 8 वाले पोजीशन पे हेलोजेंस लगाए हैं दे हैव 2 इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस। उनका फोटोटॉक्सिसिटी वाला एडवर्स इफेक्ट आता था, किस वजह से, 8 पोजीशन पे हेलोजन लगाने की वजह से। सो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ having halogen at the 8th position. It causes phototoxicity. Also, it also causes CNS side effects. राइट, तो जिस वजह से फिर 8 वाले पोजीशन पे हम हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाएंगे। ओके, ये वाला पॉइंट याद रखना, 8 पोजीशन की वजह से हेलोजन की वजह से फोटोटॉक्सिसिटी। ओके, आपको याद होगा हमने जब फ्लूरोक्विनोलोन्स का क्लासिफिकेशन देखा उस टाइम पे हमने ऑलरेडी कुछ फ्लूरोक्विनोलोन्स के बारे में ये पॉइंट नोट किया था दैट दे हैव द साइड इफेक्ट ऑफ फोटोटॉक्सिसिटी। कौन से थे वो, लोमी, लोमीफ्लोक्सैसिन, स्पारोफ्लोक्सैसिन एंड गैटिफ्लोक्सैसिन, ठीक है, ये 3 थे। तो याद रखिए जब आप इनके, हम अभी स्ट्रक्चर देखेंगे बाद में, ठीक है, तो ये चीज देखना कि उनमें यहाँ पे 8th पोजीशन पे हेलोजन प्रेजेंट है या फिर नहीं है, दैट वी विल चेक। फाइन, सो क्लियर अबाउट द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, सिंपल है याद रखने के लिए, कुछ भी ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये जो कोर स्ट्रक्चर है वो सब सेम है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे आने वाला है, 1 या 2 जगह, या तो फर्स्ट पोजीशन पे तो आएगा ही कंपल्सरीली, 5th पे हर बार रहेगा ये जरूरी नहीं है, किसी किसी में है किसी किसी में नहीं है। 6 वाला तो है ही, 7 पे आएगा और 8 पे भी इट्स नॉट कंपल्सरी। तो देखो 5 एंड 8 पे हर बार नहीं है, बट एवरी टाइम फर्स्ट पोजीशन पे और 7 पोजीशन पे हमें हर बार करना है। मतलब 2 वाले पोजीशंस वाले सब्स्टिट्यूशंस ही हर बार क्या होंगे, चेंज होने वाले हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन अबाउट द फर्स्ट फ्लूरोक्विनोलोन, ठीक है। मुझे बताइए फ्लूरोक्विनोलोन्स का हमने क्लासिफिकेशन देखा है, तो एक बार फिर से याद करते हैं क्लासिफिकेशन पे जाके। तो यस, तो अभी हम फर्स्ट जनरेशन फ्लूरोक्विनोलोन्स का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें से सबसे पहला वाला एजेंट है सिप्रोफ्लोक्सैसिन, ठीक है, देन नॉरफ्लोक्सैसिन, ofloxacin and tfloxacin. So these are the 4 agents that come under the first generation. और अभी हम सिप्रोफ्लोक्सैसिन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले तो हम सिप्रोफ्लोक्सासिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, और स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले कौन सा पार्ट बनाएंगे, जो कोर वाला पार्ट है, बिना किसी सब्सटीट्यूशन का आप बनाइए, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या सब्सटीट्यूशन प्रेजेंट। तो एक आपको बनानी है बेंजीन वाली रिंग, उसको लगानी है पायरिडीन वाली रिंग, जितना आप साथ में स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उतना आपको स्ट्रक्चर एंड तक याद हो जाता है, जनरल वाला, फाइन। और कौन सी चीज यहाँ पे कंपल्सरीली होती है, सी पोजीशन पे COOH ग्रुप, और 6 पोजीशन वाला फ्लोरीन, ये भी क्या है, कंपल्सरी है। अब इसके साथ में सिर्फ हमें क्या लगाना है, एडिशनल सब्स्टिट्यूशंस लगाने हैं, राइट। अभी इसका नाम देखिए, फर्स्ट पोजीशन पे याद करके बताइए मुझे कि हम फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगाते हैं, अल्किल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अल्किल सब्स्टिट्यूशन इसमें कौन सा है, ये इसके नाम में बताया है, साइक्लोप्रोपिल, ठीक है। मतलब इसमें कौन सा वाला है, सिंपली साइक्लोप्रोपिल वाला सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगाया हुआ है, फाइन। फिर सेकेंड पोजीशन पे तो कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि वहां पे हम सब्स्टिट्यूशन लगाते ही नहीं है। और बताइए और कौन सी पोजीशन पे कंफर्म होता है सब्स्टिट्यूशन, 7 पोजीशन पे कौन सा होता है, पिपराजीन रिंग वाला सब्स्टिट्यूशन होता है। सो पिपराजीन रिंग का जो नाइट्रोजन है वो ही उसी के साथ में क्या है, nitrogen of the piperazine ring is connected, right? So let's draw the structure. Piperazine ring में 1 and 4 पोजीशन पे नाइट्रोजन आती है, right? In this way. अगर याद नहीं आया ना तो हमेशा नंबरिंग करना है बिफोर ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर की। फर्स्ट पोजीशन पे अगर ये है तो 1 2 3 एंड फोर्थ पोजीशन पे नेक्स्ट वाला नाइट्रोजन। तो ये हो गया सिप्रोफ्लोक्सासिन का स्ट्रक्चर, मतलब इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। नंबरिंग कर देते हैं फटाफट। यस, तो स्ट्रक्चर क्लियर, फाइन। तो ये जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है, दिस इज कंसिडर्ड एज द प्रोटोटाइप ऑफ द फ्लोरोक्विनोलोन्स, क्योंकि ये पहले आया फिर इसके ऊपर से बाकी के फ्लोरोक्विनोलोन्स बनाए। प्रोटोटाइप है, उसके साथ ही इट इज द मोस्ट पोटेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स। मोस्ट पोटेंट का मतलब क्या होता है, इट विल बी एक्टिव एट अ वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब फ्लोरोक्विनोलोन्स बैक्टीरिसिडल है, ठीक है। तो बैक्टीरिसिडल एक्टिविटी के लिए कितना आपको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, ये वाला जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, पोटेंट मतलब बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन पे दे विल बी बैक्टीरिसिडल, राइट। तो ये भी हम जानते हैं कि सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है ये इट विल बी प्राइमरीली एक्टिव अगेंस्ट विच, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब थोड़ा सा याद करके बताइए, सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन, राइट। फर्स्ट जनरेशन के बारे में हमने एक समराइज किया था कि फर्स्ट जनरेशन किसके लिए यूज किए जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और जीआईटी वाले इन्फेक्शंस के लिए, ठीक है। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि सिप्रोफ्लोक्सासिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव है, उसमें से इट इज हाईली एक्टिव अगेंस्ट 2 बैक्टीरिया, ठीक है। आई टेल यू द नेम्स ऑफ दिस बैक्टीरिया। एक है एंटेरोबैक्टीरियासी, नाम से ही समझ में आ जाता है, एंटेरोबैक्टीरियासी मतलब जो कि एंटेरिक सिस्टम पे इन्फेक्शंस कॉज करेंगे। जीआईटी इन्फेक्शंस के लिए ये वाला जो स्पीशीज है वो बहुत ही नोटोरियस है इन्फेक्शंस कॉज करने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट सिप्रोफ्लोक्सासिन एक्टिव है, दैट इज निजेरिया। इसका नाम सुना है क्या आपने, निजेरिया गोनोरिया, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, राइट। तो एंटेरो ये याद रखना है आपको कि ये ऑल्दो इट इज एक्टिव अगेंस्ट मिनी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, स्पेसिफिकली इट इज हाईली एक्टिव अगेंस्ट एंटेरोबैक्टीरियासी और निजेरिया गोनोरिया। तो इसी वजह से ये फिर
जीआईटी वाले इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए, कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड एज वेल एज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ट्रीट करने के काम आता है। बट अभी सिप्रोफ्लोक्सासिन के बारे में दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो हमें देखने हैं। इट इज फेमस फॉर एन इफेक्ट विच इज कॉल्ड एज द पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। ठीक है, सिप्रोफ्लोक्सासिन हैज अ वेरी लॉन्ग post antibiotic effect. So what is this post antibiotic effect? We have studied that when we studied the general principles of chemotherapy. ठीक है, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि एंटीबायोटिक आपके बॉडी से एलिमिनेट होने के बाद भी देयर विल बी कंटिन्यूअस, मतलब जिसको क्या बोलते हैं कि उसका सिप्रोफ्लोक्सासिन हैज लॉन्ग एंटी पोस्ट एंटीबायोटिक एक्टिविटी, मतलब वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा लेकिन उसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी कंटिन्यूड रहेगी, मतलब कुछ टाइम तक बैक्टीरिया का ग्रोथ और मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, इवन सिप्रोफ्लोक्सासिन प्रेजेंट नहीं है तभी भी, राइट। एंड ऐसा वाला जो है इट हैज अ लॉन्ग इफेक्ट, मतलब ये क्या हो गया, ये बेनिफिशियल पॉइंट हो गया कि मेडिसिन स्टॉप होने के बाद भी काफी दिनों तक आपको एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी मिलते रहेगी। ओके, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से, दैट इट हैज अ लो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब बैक्टीरिया डू नॉट डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट सिप्रोफ्लोक्सासिन वेरी क्विकली। राइट, ओके, सो यहाँ तक क्लियर। ओके, अभी हम सिप्रोफ्लोक्सासिन के कुछ यूजेस देखेंगे। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ यूजेस जिसके लिए सिप्रोफ्लोक्सासिन यूज किया जा सकता है, राइट। तो काफी सारे इसमें है, बहुत सारे अलग अलग आपको दिखेंगे इसके यूजेस, तो एक बार थोड़ा सा इसके ऊपर से नजर घुमाते हैं हम, राइट। फर्स्ट थिंग, यूटीआई, ये हमने ऑलरेडी देखा है, फर्स्ट जनरेशन वाला आप कोई भी फ्लोरोक्विनोलोल उठा लो, इट विल बी यूजफुल फॉर यूटीआई बिकॉज ऑफ इट्स एक्शन अगेंस्ट सम बैक्टीरिया लाइक दिस। ठीक है, then it will be used for gonorrhea obviously because gonorrhea is caused by Neisseria gonorrhea. Cancroid is also a sexually transmitted infection. ठीक है, तो इनके लिए यूटीआई, एसटीआईज, इनके लिए ये यूज हो रहा है। उसके बाद में ऑब्वियसली बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मतलब क्या, जीआईटी इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ओके, तो बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस का अगर इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए सिप्रोफ्लोक्सासिन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग, क्योंकि बिकॉज इट इज हाईली एक्टिव अगेंस्ट एंटेरोबैक्टीरियासी, राइट। तो इसमें से हम जो नोटेबल वाले पॉइंट है वो सिर्फ याद रखने की कोशिश करेंगे, जो कि बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस अगर होता है तो इसके लिए सिप्रोफ्लोक्सासिन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग। ठीक है, उसके बाद में टाइफॉइड की अगर बात करते हैं तो टाइफॉइड के लिए इट इज वन ऑफ द फर्स्ट चॉइस ड्रग्स, मतलब टाइफॉइड का अगर ट्रीटमेंट करना है तो सिप्रोफ्लोक्सासिन विल बी वन ऑफ द फर्स्ट चॉइस ड्रग। ओके, देन it can be used for bone infections or soft tissue infections, respiratory tract infections के लिए भी यूज किया जा सकता है। another important use is for TB। ठीक है, आपने अभी रिसेंटली एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स पढ़े हैं, ठीक है। सो डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स एंड द सेकेंड लाइन ड्रग्स फॉर टीबी? फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन से है? आइसो नियाजिड, इथाम्ब्यूटॉल, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, वेरी गुड। देन सेकेंड लाइन ड्रग्स, इथियोनामाइड, ओफ्लोक्सासिन, राइट।
फायर। ओके फाइन, तो हमारा जो पॉइंट था हम वहां तक पहुंच गए हैं। सो किसका नाम आया था? ओफ्लोक्सासिन का। ठीक है, तो जैसे टीबी के लिए अगर आप देखोगे तो टीबी के लिए सेकेंड लाइन ड्रग्स में ओफ्लोक्सासिन है, मतलब एक फ्लूरोक्विनोलोन है। ये वाली चीज याद रखना है आपको, ठीक है। तो ओफ्लोक्सासिन अभी है, उसके पहले सिप्रोफ्लोक्सासिन यूज किया जाता था, बट बिकॉज ओफ्लोक्सासिन हैज स्लाइटली बेटर एक्टिविटी, अभी ओफ्लोक्सासिन यूज किया जाता है। लेकिन ओफ्लोक्सासिन की जगह पे आप सिप्रोफ्लोक्सासिन भी यूज कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है आपको? टीबी के लिए इट इज वन ऑफ द सेकेंड लाइन ड्रग्स। ओके, देन it can be used for treatment of gram negative septicemias as well as meningitis. फाइन, ओके। तो मतलब इसमें से यूजेस में से आपको एक कुछ भी याद नहीं रहा तो बेसिक शुरुआत में क्या याद रखने की कोशिश करनी है? यूटीआईज एंड जीआईटी इन्फेक्शन, पहले इतना आप याद रखो। और यूटीआई है तो यूटीआई के पास में आपके रिप्रोडक्टरी ऑर्गन रहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस भी उसी के साथ में जोड़ दे रहे हैं, राइट? ओके, तो ये अगर इतना आप याद रखते हो तो फिलहाल के लिए सफिशिएंट है। नोटेबल पॉइंट्स जो है वो थोड़े से याद रखने हैं, जैसे कि कभी क्वेश्चन आ सकता है कि सिप्रोफ्लोक्सासिन इज वन ऑफ इज द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर, एंड दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस। तो फर्स्ट लाइन ड्रग वो किसके लिए है? टाइफॉइड के लिए है। गॉट इट? तो ऐसी वाले पॉइंट्स छोटे छोटे से आपको याद रखने हैं। वन मोर पॉइंट, जब हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स पढ़ रहे थे तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जिनके नाम हमने बार बार डिस्कस किए, जैसे कि देयर वर सम वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉज करते हैं। एक है स्टफाइलोकोकस ऑरियस और सुडोमोनास ओरोजिनोसा। ये दोनों इसमें से सुडोमोनास ओरोजिनोसा जो है इट इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। सिप्रोफ्लोक्सासिन बहुत ज्यादा नहीं लेकिन मॉडरेटली एक्टिव है अगेंस्ट सुडोमोनास ओरोजिनोसा। ओके, ये वाला पॉइंट भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। हाईली एक्टिव वो किसके अगेंस्ट है? ये पहले दोनों के अगेंस्ट, ठीक है। इज मॉडरेटली एक्टिव अगेंस्ट सुडोमोनास ओरिजिनोसा एंड इट इज एक्टिव अगेंस्ट, वैसा ही मॉडरेटली एक्टिव अगेंस्ट स्टफाइलोकोकस ऑरियस। तो इसको हम नोट कर लेंगे, इन दोनों के अगेंस्ट वो कैसा है? मॉडरेटली एक्टिव है। एंड फॉर दीज टू इट इज हाईली एक्टिव। ओके, क्लियर अबाउट सिप्रोफ्लोक्सासिन? फाइन। तो अभी इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अभी फिर से क्लासिफिकेशन याद करते हैं। आफ्टर सिप्रोफ्लोक्सासिन विच ड्रग कम्स आफ्टर इन द क्लासिफिकेशन? सिप्रोफ्लोक्सासिन के बाद में एक कौन से सारे? नॉरफ्लोक्सासिन है, ओफ्लोक्सासिन है और पी फ्लोक्सासिन, ठीक है। चलो, तो अभी जस्ट वन मोमेंट, सॉरी, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हम सिप्रोफ्लोक्सासिन देखो, सिप्रोफ्लोक्सासिन इज द प्रोटोटाइप ड्रग, ठीक है। प्रोटोटाइप मतलब जैसी एक्टिविटी इसकी है, जो इसका फार्माको का मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है, उसके बाद में इसके जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स है वो सारे फ्लोरोक्विनोलोन्स के लिए मोर और लेस क्या रहेंगे? सिमिलर रहेंगे, ओके। तो इसीलिए हम सिप्रोफ्लोक्सासिन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक इसका एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या है, ठीक है। क्योंकि ये जो है, ये जो हम अभी सिप्रोफ्लोक्सासिन के लिए डिस्कस कर रहे हैं वो जनरली सारे फ्लोरोक्विनोलोन्स के ऊपर अप्लीकेबल है, राइट। तो सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है इट हैज सम एडवर्स इफेक्ट्स। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट्स अभी हम यहाँ पे एनलिस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बेसिक एडवर्स इफेक्ट्स जो है दे आर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ठीक है। नोशिया या फिर वोमिटिंग दे आर कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स। डायरिया जनरली होता नहीं है, इट इज इनफ्रीक्वेंट।
वो इसलिए कौन से एंटीबायोटिक्स डायरिया कॉज कर सकते हैं? जो एंटीबायोटिक्स आपके जीआईटी वाला जो फ्लोरा है उसको जो डिस्टर्ब करते हैं उसकी वजह से डायरिया होता है। सिप्रोफ्लोक्सासिन जीआईटी वाले फ्लोरा के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कॉज करता, जिसकी वजह से डायरिया मतलब डायरिया इज नॉट अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ सिप्रोफ्लोक्सासिन, राइट। देन इट कैन ऑल्सो कॉज सर्टन सीएनएस साइड इफेक्ट, जैसे कि डिजीनेस होना, उसके बाद में हेडेक होना, या फिर थोड़ा सा मेमोरी इम्पेयरमेंट होना, कंसंट्रेशन ना हो पाना, ऐसे कुछ कॉमन कॉमन इसके सीएनएस साइड इफेक्ट्स होते हैं। देन एक इम्पॉर्टेंट वाला जो साइड इफेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज टेंडनाइटिस। टेंडनाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन्स, ओके। तो इन्फ्लेमेशन होके टेंडन्स रप्चर भी हो सकते हैं, ये इसका सीरियस वाला साइड इफेक्ट है। अगर टेंडनाइटिस ऑब्जर्व होता है तो सिप्रोफ्लोक्सासिन या फिर जो कोई भी फ्लोरोक्विनोलोन आप दे रहे हो आपको उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, मतलब इट इज वन ऑफ द सीवियर एडवर्स इफेक्ट। तो ये अगर होता है तो आपको क्या करना है, द फ्लोरोक्विनोलोन शुड बी स्टॉप। ओके, इसी वजह से सिप्रोफ्लोक्सासिन और बाकी के जितने भी फ्लोरोक्विनोलोन से सारे के सारे दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग नहीं देंगे, क्योंकि टेंडनाइटिस जो डेवलपिंग वाला फीटस है उसके ऊपर भी वो एडवर्स इफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं, तो उसकी वजह से दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक चीज आपको याद रखनी है, फ्लोरोक्विनोलोन्स चिल्ड्रन में भी जनरली अवॉइड किए जाते हैं बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ कॉजिंग कार्टिलेज डैमेज। ओके, देयर वे सर्टन रिपोर्ट्स की चिल्ड्रन में कार्टिलेज डैमेज हो रहा था सिप्रोफ्लोक्सासिन या फिर बाकी के फ्लोरोक्विनोलोन्स की वजह से, तो पहले डिसकंटिन्यू ही किए गए थे। फिर उसके बाद में काफी स्टडीज से पता चला कि एवरी टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ रिपोर्ट से उसके वजह से क्या करना है, यू हैव टू एक्सरसाइज कॉशन व्हाइल प्रिस्क्राइबिंग फ्लोरोक्विनोलोन्स टू चिल्ड्रन, राइट। सो वी विल नोट दैट पॉइंट ऑल्सो। Caution while use in children। चिल्ड्रन में क्या होने का रिस्क होता है, कार्टिलेज डैमेज। ओके, चलो अभी इसके बाद में लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉरफ्लोक्सासिन, ठीक है। अभी आपको सिप्रोफ्लोक्सासिन का स्ट्रक्चर पता है। सिप्रोफ्लोक्सासिन और नॉरफ्लोक्सासिन के स्ट्रक्चर में माइनर सा डिफरेंस है। द ओनली डिफरेंस इज दिस, सिप्रोफ्लोक्सासिन में यहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन होता है, साइक्लोप्रोपिल। इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है इथिल वाला। बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, ठीक है। सो ड्रॉ द बेसिक स्केलेटन ऑफ द फ्लोरोक्विनोलोन, फिर उसके बाद में हम एक एक करके सब्स्टिट्यूशंस वहां पे अटैच करेंगे। यस, तो फर्स्ट पोजीशन पे जो आपका नाइट्रोजन है वहां पे साइक्लोप्रोपिल की जगह पे हम लगाएंगे इथिल सब्स्टिट्यूशन। देन देयर इज नथिंग ऑन द सेकेंड पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन पे भी कुछ भी नहीं, पूरा सिप्रोफ्लोक्सासिन जैसा स्ट्रक्चर है, सिर्फ ये इतना फर्क है। ओके, फिर सिक्स पे क्या होता है, सिक्स पे वी हैव द फ्लोरीन सब्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज प्रेजेंट ऑन सेवन पोजीशन, द पिप्राजिन रिंग। सिक्स, सेवन एंड एट। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नॉरफ्लोक्सासिन, राइट। अभी ये जो नॉरफ्लोक्सासिन है इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। नॉरफ्लोक्सासिन इज लेस पोटेंट देन सिप्रोफ्लोक्सासिन, मतलब डोज इसका क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। नॉरफ्लोक्सासिन का प्रॉब्लम ऐसा है दैट इट हैज अ पुअर ओरल बायो अवेलेबिलिटी। ओरल रूट से देंगे तो जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन जो अचीव होगा वो कम होगा, ओरल बायो अवेलेबिलिटी कम है।
उसका टी हाफ भी शॉर्ट होता है, मतलब जल्दी से एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, बाकी इसके जो यूजेस है वो दे आर सिमिलर टू सिप्रोफ्लोक्सासिन। मतलब अगर समराइज करने हैं तो एकदम शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, पहले तो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो लीस्ट हमने देखा था सिप्रोफ्लोक्सासिन के लिए, उसी को एकदम हम शॉर्ट में समराइज करेंगे। उसके बाद में जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिसको हम जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड जीआईटी वाले इन्फेक्शन, जैसे कि जिसमें से कॉमन है बैक्टीरियल डायरिया। राइट, सो दीज आर द यूजेस ऑफ नॉरफ्लोक्सासिन। ओके, अभी इसके बाद में नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ पीफ्लोक्सासिन। अभी देखो, पीफ्लोक्सासिन और नॉरफ्लोक्सासिन के स्ट्रक्चर में एकदम सिमिलैरिटी है। पीफ्लोक्सासिन का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वही है जो नॉरफ्लोक्सासिन का स्ट्रक्चर है, जस्ट देयर इज वन एडिशनल सब्स्टिट्यूशन ऑन द पिपराजिन रिंग। पिपराजिन रिंग में ये जो नाइट्रोजन है, इस पे हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे अगर आपने मिथिल लगा दिया, देन यू विल गेट द स्ट्रक्चर ऑफ पीफ्लोक्सासिन। समझ में आ गया, मतलब क्या करना है, सब सेम करना है। फिर से ड्रॉ करो। नाउ एडिशनल थिंग क्या होगी यहाँ पे, there will be a methyl substitution present on the nitrogen of the piperazine ring। ठीक है, तो चलो लेट्स डू द नंबरिंग ऑल्सो, बिना भूले नंबरिंग करनी है। अगर ये पिपराजिन रिंग का नंबरिंग करना है तो हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे। यहाँ पे दोनों भी नाइट्रोजन सिमिलर है, तो जो नाइट्रोजन इधर कनेक्टेड है वहां से भी हम प्रेफर करेंगे। ठीक है, राइट। तो पीफ्लोक्सासिन को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज बेसिकली द मिथिल डेरिवेटिव ऑफ नॉरफ्लोक्सासिन। एग्जैक्टली उसी वजह से फिर हम उसको क्या डिस्क्राइब करेंगे, एज अ मिथिल डेरिवेटिव। देखो इसी वजह से नॉरफ्लोक्सासिन के स्ट्रक्चर में नॉर है। नॉर केमिस्ट्री में नॉर तभी लगाते हैं जब एक मिथिल अगर उसमें एब्सेंट है तो उसमें नॉर लगाते हैं, जैसे नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन में मिथिल है, नॉर एपिनेफ्रिन में नहीं है, इसीलिए क्या लगाया है, नॉर। नॉर कहीं पे भी आया तो समझ जाना है उसमें कहीं पे तो भी मिथिल एब्सेंट है। गॉट इट, फाइन। तो पी फ्लोक्स मतलब ये एक हमने क्या किया, एक छोटा सा स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन किया, लेकिन ये स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करने की वजह से इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज में काफी डिफरेंस आया। जैसे कि देखो, मिथिल यानी कि अल्किल ग्रुप जो होता है, इट इज लिपोफिलिक स्लाइटली, जबकि यहाँ पे क्या था, फ्री एनएच ग्रुप था जो कि काफी हाइड्रोफिलिक था। तो ये एक मिथिल सब्स्टिट्यूशन की वजह से ये मॉलिक्यूल काफी लिपिड सोल्यूबल होता है, और उसका पी हाफ का जो वैल्यू है वो भी कंपेरेटिवली ज्यादा है, जो कि मतलब फार्माकोकाइनेटिकली हमारे लिए बेटर है। ओके, अब इसका यूज कहाँ पे होगा, देखो जो मॉलिक्यूल लिपिड सोल्यूबल होते हैं, यस, दे आर एबल टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर बेटर। ओके, तो उसकी वजह से मुझे बताइए फिर आप इसको कौन से इन्फेक्शन के लिए यूज करोगे, मेनिंजाइटिस के लिए। तो पी फ्लोक्सासिन जो है, इट इज प्रेफर्ड फॉर मेनिंजियल इन्फेक्शंस।
ओके, क्लियर अबाउट इट? ठीक है, तो अभी फर्स्ट जनरेशन का हमने सिप्रोफ्लोक्सेसिन देखा, नॉरफ्लोक्सेसिन, पीफ्लोक्सेसिन, अभी ओफ्लोक्सेसिन। ठीक है, चलो सो लेट्स गो टू द स्ट्रक्चर ऑफ ओफ्लोक्सेसिन नाउ। ओफ्लोक्सेसिन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है बाकी के फ्लूरोक्विनोलोन्स के कंपैरिजन में। तो पहले ये वाला पार्ट निकालते हैं। ओफ्लोक्सेसिन में जो नाइट्रोजन पे जो सब्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। तो पहले क्या सेम है वो मैं आपको बता देती हूँ। ओफ्लोक्सेसिन में एग्जैक्टली वही सब्स्टिट्यूशन है जो पीफ्लोक्सेसिन में प्रेजेंट है, फ्लूरो एंड पिप्राजिन रिंग विथ अ मिथिल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वो वाला पार्ट हम पहले बना लेते हैं। यहाँ पे ड्रॉ द बेसिक स्केलेटन ऑफ फ्लूरोक्विनोलोन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है जो कि ये दोनों भी रिंग्स के साथ में फ्यूज्ड है। ठीक है, सी द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। बेसिकली एक 6 मेंबर्ड रिंग वहां पे प्रेजेंट है विच इज फ्यूज्ड टू बोथ ऑफ दीज रिंग्स। मतलब बेसिकली ट्राइसाइक्लिक रिंग वाला वो स्ट्रक्चर बन गया है। It is a heterocyclic ring containing a nitrogen and a oxygen. Fine, right? तो ये मतलब ऐसा जो सब्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ ओफ्लोक्सेसिन में प्रेजेंट है, बाकियों में प्रेजेंट नहीं है, राइट? तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप देखो, आप अगर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हो तो कैन यू स्पॉट एनी कायरल कार्बन प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर? यस, ये वाला जो है अभी अभी तक फ्लूरोक्विनोलोन्स में कोई कायरल वाला कार्बन आपने देखा नहीं था। ठीक है, लेकिन ओफ्लोक्सेसिन में ये वाला जो पोजीशन है, ठीक है, इट इज कायरल कार्बन, जिसकी वजह से मतलब इसके क्या रहेंगे, दो स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल रहेंगे। ठीक है, तो उसमें से वन ऑफ द स्टीरियो आइसो सॉरी ओफ्लोक्सेसिन जो है इसमें दोनों भी प्रेजेंट रहते हैं बिकॉज ओफ्लोक्सेसिन इज द रेसिमिक मिक्सचर ऑफ, मतलब दोनों भी स्टीरियो आइसोमर्स उसमें 50-50 रेशियो में प्रेजेंट रहेंगे। ये आपको पता है ना, कायरल कार्बन अगर रहा तो दो इनएंशियोमर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से दे आर कॉल्ड एज आर एंड एस। एक का आर एंड एक का एस कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ओफ्लोक्सेसिन मतलब उसमें दोनों भी है। ओफ्लोक्सेसिन इज द रेसेमिक मिक्सचर। ठीक है, ओफ्लोक्सेसिन का ही अगर आपने एस वाला इनएंशियोमर अगर अलग से लिया तो उसका नाम है लीवोफ्लोक्सेसिन। मतलब लीवोफ्लोक्सेसिन जो कि सेकेंड जनरेशन में है, इट इज जस्ट द स्टीरियो आइसोमर ऑफ ओफ्लोक्सेसिन, राइट? तो ओफ्लोक्सेसिन, अब ये जो इसमें देखो आपने तीसरा रिंग डाल दिया है, इट इज ऑल्सो अ हाइड्रोफोबिक रिंग, जिसकी वजह से उसकी लिपिड सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, ओफ्लोक्सेसिन इज लेस एक्टिव देन सिप्रोफ्लोक्सेसिन, लेकिन वो लिपिड सोल्यूबल है और उसकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है। सिप्रोफ्लोक्सेसिन की जो एब्सॉर्प्शन बायो अवेलेबिलिटी के कंपैरिजन में ओफ्लोक्सेसिन का बेटर रहेगा। बाकी वो रेसिमिक मिक्सचर क्यों है समझ में आ गया, बिकॉज ऑफ दिस कायरल कार्बन प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, राइट? अभी कभी भी आप देखो कि अगर किसी स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसकी अगर एक कायरल कार्बन है तो उसके दो आइसोमर्स रहेंगे, दो स्टीरियो आइसोमर्स। तो इज इट नेसेसरी कि दोनों के दोनों स्टीरियो आइसोमर्स एक्टिव हो? it is sometimes, it in most of the cases one of the stereoisomer is active, one is not active. okay, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों भी एक्टिव होते हैं। तो ओफ्लोक्सेसिन के केस में दोनों के दोनों स्टीरियोआइसोमर ज्यादा एक्टिव नहीं है, इसमें से एस वाला जो इनएंशियोमर होता है वो ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो लिवोफ्लोक्सेसिन इज नथिंग बट द एस इनएंशियोमर ऑफ ओफ्लोक्सेसिन। मतलब सिंपली उससे क्या हो गया, एक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप रेसिमिक मिक्सचर दे रहे हो, उसमें 50% आर रहेगा, 50% एस रहेगा, एक्टिव कौन सा है उसमें से, एस। मतलब ज्यादा, मतलब आपको पूरी एक्टिविटी नहीं मिलेगी ना, जो आर वाला है उसकी ज्यादा एक्टिविटी नहीं आएगी आपके इसमें। तो
उसी को आपको क्या करना है, ज्यादा एक्टिव करने के लिए इसी का प्योर एस वाला आइसोमर अगर हमने सेपरेट करके उसको एडमिनिस्टर किया, उसका नाम क्या है, लीवोफ्लोक्सेसिन. So what is levofloxacin? It is the active S enantiomer of ofloxacin. ठीक है, स्ट्रक्चर फिर से निकालने की जरूरत नहीं, बिकॉज सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ वो क्या है, एस वाला इनएंशियोमर. ओके, अब इसका बेनिफिट ये होता है कि ये जो लीवोफ्लोक्सेसिन है, सी व्हाई इट इज कॉल्ड एज लीवोफ्लोक्सेसिन, देयर आर द जो दो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं आर एंड एस, दे आर द नेम्स गिवन टू द कॉन्फ़िगरेशन, आइडेंटिफाई करने के लिए. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ देयर डिफरेंसेस आर एंड एस, इन दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटीज अलग अलग होती है. दोनों में से कोई तो भी एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहेगा, कोई तो भी एक लिवो रोटेटरी रहेगा. इट्स नॉट कंपल्सरी कि कौन कौन सा रहेगा, मतलब इसमें से हमें पता नहीं होता कि आर वाला डेक्स्ट्रो रहेगा या लिवो रहेगा, दैट वो चेक करने के बाद ही पता चलता है. ठीक है, नहीं तो कोई कोई लोग दिमाग लगाते हैं कि आर वाला डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, एस वाला लिवो होगा, तो द टू थिंग्स आर नॉट कनेक्टेड एट ऑल. ठीक है, तो इसमें से जो एस वाला इनएंशियोमर है, इट इज लीवो रोटेटरी, इसीलिए उसका नाम लीवोफ्लोक्सेसिन दिया हुआ है. ठीक है, तो ऐसे नाम से आपको कनेक्ट करके चीजें याद रखने में ये चीज आपको हेल्प करेगी, राइट. सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ओफ्लोक्सेसिन एंड लीवोफ्लोक्सेसिन? दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि लीवोफ्लोक्सेसिन हैज अ वेरी गुड एक्टिविटी अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी. ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी कौन सा इन्फेक्शन कॉज करेगा, न्यूमोनिया, विच इज अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. ठीक है, इसी वजह से लीवोफ्लोक्सेसिन जो है, इट इज स्पेसिफिकली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोनिया. ओके, न्यूमोनिया में भी देर आर सर्टन वेरिएंट्स, जैसे कि एक कम्युनिटी अक्वायर्ड न्यूमोनिया बोलते हैं. जैसे हॉस्पिटल अक्वायर्ड है वैसे ही कम्युनिटी अक्वायर्ड. ओके, so levofloxacin, because it has good activity against streptococcus pneumoniae, it is used for, specifically used for what, community acquired pneumonia. Also, मतलब अभी क्या हो गया, अभी यूज किस तरफ जा रहा है, देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं. एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन खत्म होता है. ठीक है, दिस बिलोंग्स टू द सेकेंड जनरेशन. अब आप बोलोगे कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है, लेकिन इसको सेकेंड जनरेशन में क्यों डाला? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एक्टिविटीज. ये जो है, ये इसकी एक्टिविटी सिप्रोफ्लोक्सासिन जैसी है, मतलब मेनली यूजफुल फॉर यूटीआई जीआईटी इन्फेक्शन, बट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस, लीवोफ्लोक्सेसिन मेनली प्राइमरीली इसके लिए यूज किया जाता है, न्यूमोनिया के लिए यूज किया जाता है, एज वेल एज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के लिए यूज किया जाता है. मतलब अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जैसे सेकेंड जनरेशन में गए, वैसे एक्टिविटी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए कैसे आ रही है. गॉट इट? ओके, तो अभी हमारा यहाँ पे सेकेंड जनरेशन वाला स्टार्ट होता है. अब इसके बाद में थोड़ा सा याद कीजिए और मुझे बताइए, सेकेंड जनरेशन फ्लूरोक्विनोलोन्स में कौन से थे, एक बार फिर से याद करते हैं. पहले फर्स्ट जनरेशन वाले मुझे फिर से बताओ. सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, पीफ्लोक्सासिन एंड ओफ्लोक्सासिन. ठीक है, अब इसके बाद में नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ, we have discussed levofloxacin, then moxifloxacin, जेमीफ्लोक्सासिन, प्रूलीफ्लोक्सासिन. और ये जो नीचे वाले जो तीन है, इनको हमने इसीलिए ये सेपरेशन याद रखना है कि ये जो तीन है, दे आर नोन फॉर कॉजिंग फोटोटॉक्सिसिटी एंड क्यूटी प्रोलोंगेशन. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो तीन है, क्योंकि ये तीन सिग्निफिकेंटली एडवर्स इफेक्ट्स कॉज करते हैं, हम ये तीनों के जो स्ट्रक्चर्स है, इनको कंपैरेटिव एक साथ में देखेंगे, ताकि हम समझ पाएंगे कि कौन सा वाला स्ट्रक्चरल फीचर रिस्पॉन्सिबल है इनके एडवर्स इफेक्ट्स के लिए. ठीक है, फिर उसके बाद में
सेकेंड जनरेशन वाले जो 4 है उनका डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो कौन से वाले हैं, लोमीफ्लोक्सैसिन, स्पारफ्लोक्सैसिन एंड गैटिफ्लोक्सैसिन। चलो तो साइड बाय साइड 3 स्ट्रक्चर बनाओ, बेसिक फ्लोरोक्विनोलोन का स्केलेटन बना लो पहले। सो इन केस ऑफ लोमीफ्लोक्सैसिन, नाइट्रोजन के ऊपर इथिल वाला सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। देन 6 पोजीशन पे फ्लोरीन वाला सब्स्टिट्यूशन है, 7 पोजीशन पे पिपराजिन रिंग विथ मिथिल सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है। ऑल्सो इम्पोर्टेंटली 8 वाले पोजीशन पे एक एडिशनल फ्लोरीन इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, ठीक है। वी विल ऑल्सो डू द नंबरिंग। डन। तो ये हो गया लोमीफ्लोक्सैसिन का स्ट्रक्चर। अभी इसी के साथ में वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पारफ्लोक्सैसिन। फिर से वैसा ही बेसिक स्केलेटन बनाइए। स्पारफ्लोक्सैसिन के स्ट्रक्चर में फर्स्ट पोजीशन पे साइक्लोप्रोपिल रिंग का सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है। इसमें पिपराजिन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन थोड़ा से अलग है, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। There are 2 methyl groups present on the piperazine ring. On these positions, and there is a halogen present on the 8th position. Fluorine फिर से 8th position पे present है, ठीक है। Then moving forward to the गैटिफ्लोक्सैसिन। गैटिफ्लोक्सैसिन में भी नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे साइक्लोप्रोपिल रिंग का सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है। देन नथिंग इज प्रेजेंट ऑन द 5th पोजीशन। 6th पोजीशन पे फ्लोरीन रिंग का सब्स्टिट्यूशन। 7 पोजीशन पे पिपराजिन रिंग विथ अ मिथिल सब्स्टिट्यूशन, लेकिन मिथिल सब्स्टिट्यूशन का पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। इट इज नॉट प्रेजेंट ऑन द 4th पोजीशन। मिथिल सब्स्टिट्यूशन इज प्रेजेंट ऑन द 3rd पोजीशन। On the 8th position, we have the methoxy substitution. ओके, तो अभी देखते हैं ये जो तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स है, ऑल दीज 3 मॉलिक्यूल्स, इनका एक कॉमन वाला प्रॉब्लम ये था जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिव तो थे लेकिन एट द सेम टाइम उसी के साथ में दे हैव 2 इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेजेस, जो कि क्या है, फोटो टॉक्सिसिटी एंड क्यूटी प्रोलोंगेशन। जिसकी वजह से
ये जो ड्रग्स है नाउ दे हैव बीन डिसकंटिन्यूड। राइट। तो अभी आप देखो कि तीनों में भी, तीनों स्ट्रक्चर्स में भी कॉमन फीचर कौन सा है जो इसके पहले के फ्लोरोक्विनोलोन्स में हमने नहीं देखा था? 8th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है, मोर स्पेसिफिकली नॉट जस्ट हेलोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है ऑन द 8th पोजीशन। ठीक है, तो इसके वजह से पता चला कि 8th पोजीशन पे हेलोजन लगाने की वजह से क्या होता है, ये वाले इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, मतलब आपको इस पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूशंस नहीं लगाने हैं। गॉट इट? तो तीनों के स्ट्रक्चर्स में याद से नंबरिंग कर देना। ओके फाइन, तो ये हो गया इनके बारे में। अभी हम बस ये देख लेंगे कि क्यूटी प्रोलॉन्गेशन मतलब क्या होता है। इफ यू रिमेम्बर, हमने जब हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वाले ड्रग्स पढ़ रहे थे तब हमने ईसीजी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। तो एक बार बस ये शॉर्ट में याद कर लेते कि क्यूटी प्रोलॉन्गेशन मतलब क्या। तो क्यू एंड टी जो है वो ईसीजी के टर्म्स है, राइट। जैसे ईसीजी में जो हमारा एक हार्ट का जो एक रिदमिक एक्टिविटी होता है, ठीक है, उसको अगर हम, जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पे ये रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पे, तो उसमें देखो ये क्यू पी वाला वेव होता है, फिर उसके बाद में देयर इज अ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी। ठीक है, तो इसमें ये जो हर एक जो इसमें से पार्ट है वो कुछ ना कुछ चीज रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि फर्स्ट पी वाला जो है ये रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, उसके बाद में वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और उसके बाद में लास्ट वाला जो पार्ट है दैट रिप्रेजेंट्स द रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो ये जो क्यू टी वाला इंटरवल होता है दैट इज दैट रिप्रेजेंट्स, क्यू टी मतलब क्यू और टी वाला जो जितना ड्यूरेशन है दैट इंडिकेट्स द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ओके, ये क्या इंडिकेट करता है? क्यू टी इंटरवल रिप्रेजेंट्स द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, क्योंकि आपकी हार्ट की जो साइकिल है वो कैसे चलती है, पहले पहले डीपोलराइजेशन होता है एट्रिया और वेंट्रिकल्स का, फिर उसके बाद में रीपोलराइजेशन होता है। तो जो लास्ट वाला पार्ट है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अभी ये जो ड्रग्स है, ये ड्रग्स लेने के बाद में क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, क्यू और टी के बीच में का जो ड्यूरेशन है वो नॉर्मल से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन डिले हो रहा है, there is delayed ventricular repolarization। इसकी वजह से क्या होगा, मीन्स बेसिकली इट इज अफेक्टिंग द हार्ट। ठीक है, अरिथमिया वो कॉज कर रहा है। ठीक है, जो कि किसी पेशेंट के लिए फेटल भी हो सकता है, अगर किसी कोई ऑलरेडी अरिथमिया वाला पेशेंट है या फिर प्रॉन है ऐसी चीज के लिए, ससेप्टिबल अगर है, तो उनमें ये वाला क्या हो सकता है, फेटल भी हो सकता है। ओके, इसी वजह से फिर ये जो ड्रग्स है इनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, क्योंकि वो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कॉज करते हैं। गॉट इट? तो ये हो गया इन तीनों के बारे में एडवर्स इफेक्ट्स। अभी हम कहाँ तक पहुंच गए थे, अभी हमने जो इसका क्लासिफिकेशन था फ्लोरोक्विनोलोन्स का, उसमें से वी हैव कंप्लीटेड अवर डिस्कशन अबाउट द फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स, और सेकेंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स में से हमने जो डिसकंटिन्यूड वाले ड्रग्स है उनके स्ट्रक्चरल फीचर्स और उसका एडवर्स इफेक्ट डिस्कस किया। ठीक है, तो अभी ये जो बचे हुए सेकेंड जनरेशन वाले ड्रग्स है इनका डिस्कशन हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।